है ना, तो समझ रहे हो कि भूख भी लगी हुई है और ऊपर से नींद भी आ रही है और ऊपर से बैक टू बैक क्लासेस भी हैं, तो समझ रहे हो ना, तो दिक्कत की बात है थोड़ा सा। सुनना, पहले पूछा है डिवैल्यूएशन क्या होता है और दूसरा पूछा है रिसेशन क्या होता है। देखो बेटा ध्यान से समझिएगा इसको। मैम क्या कर दें, एक सेकेंड बच्चा, बस एक सेकेंड ये देख लें। मैम 10:30 और 2 बजे वाली कोमंड कर दो कि बंद कर दो, टाइम बच जाएगा हमारा। भाई अब अगर आपको नहीं पढ़ना है तो आप मत पढ़िए उस क्लास को, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें तो बोला गया है कि कॉमन कर दो कि बंद कर दो। एक साथ कैसे एक साथ ले सकते हैं बताओ, मेरे हाथ में तो है नहीं भाई, है मेरे हाथ में तो है नहीं, बताओ। हमारे हाथ में ना है, हमारा ना है ये, ठीक है ध्यान से सुनो, हमारा ना है, ठीक है। तो भैया वो भी 30 मिनट का क्लास है, ये भी 30 मिनट का है, मेरा तो बस चले तो हम कंटिन्यूएशन में आपको 3 घंटे पढ़ा दें और पूरे दिन भर की छुट्टी कर दें, बट दिस इज नॉट इन माई हैंड ना, मेरे हाथ में नहीं है बेटा। जो स्लॉट्स हमको दिए गए हमें उसी स्लॉट को फॉलो करना होता है। कौन सा बुक, लूसेंट, हाँ लूसेंट, ठीक है चलिए। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा शांति से बैठो। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है वो भी बताते हैं। देखिए सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं कि कल के जो दो शब्द थे, एक था डिवैल्यूएशन, एक था रिसेशन। देखो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि जब मान लो कि जो मनी है या जो रुपीज है उसकी जो वैल्यू है, हमने उस वैल्यू को गिरा दिया, उस वैल्यू को हमने कम कर दिया। हम वैल्यू को कम क्यों करेंगे, ताकि बाहर की जो कंपनीज है वो हमारे यहाँ पर आए और हमसे आकर ट्रेड करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपने देखा कि ये जो वेनेजुला है इसने 10 मिलियन बोलिवियर का अपना एक नोट जारी किया, ठीक है। अब अगर हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करें, बोलिवियर की अगर हम इसकी रुपीज में वैल्यू कन्वर्ट करें तो ये कुछ 73 लाख के आसपास बनेगी, बट एक्चुअली इनके पास में पैसा ही नहीं है। तो हमारे देश के अंदर पता है जब ये इस वाले नोट को अपने को बेचने आएंगे तो हमारे देश के अंदर पता है इसकी वैल्यू कितनी है, 36 रुपीज है सिर्फ। हमारे देश के अंदर इनके इतने बड़े बोलिवियर की रुपीज की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 36 रुपीज है। समझ रहे हो, कन्वर्ट किया तो हमने 73 लाख आया, लेकिन हमारे यहाँ पे जब ये आएंगे अपना ये वाला नोट लेके तो वो कितना है, सिर्फ 36 रुपीज। क्यों, क्योंकि इनकी ये जो वैल्यू है, जो बोलिवियर है, जो करेंसी है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। उसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो जब रुपीज की वैल्यू बहुत कम हो जाती है या फिर किसी भी कंट्री के अंदर अगर वहां पे बहुत ज्यादा मंदी आ जाती है तो वो अपनी करेंसी को क्या कर देता है, डाउन कर देता है, ताकि बाहर की कंपनियां उनके यहाँ पर आए और आके उनके साथ। इतना में कॉफी भी ना मिले, सही कह रहा है भाई बेटा। जिसने पूछा था उसको समझ में आ गया, पता नहीं किसने पूछा था, मेरे को नाम भी नहीं दे ध्यान है नाम। अच्छा दीपाली तुमने पूछा था, ओके। दूसरा पूछा गया रिसेशन क्या होता है। रिसेशन की बात करें तो रिसेशन का सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, अगर वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से लेके अगर वो 31 मार्च तक डिक्रीज होती रहती है, गिरती चली जाती है कंटिन्यूअसली, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं, ठीक है। ये दो बातें थी। अच्छा पलक तुमने पूछा था, ओके। अच्छा दूसरा यहाँ पे देखो किसी ने पूछा था मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है भैया, बताएगा कोई, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बताओ, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल फैक्ट्री में प्राइस, बेटा मार्केट कॉस्ट नहीं लिखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिनिमम प्राइस, एडिशनल कॉस्ट, अच्छा हाँ एमआरपी। देखो जैसे कि आपने देखा होगा हाँ बिल्कुल बीरबल, आप कह सकते हो उस चीज को। देखिए अब देखो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, एनीथिंग है ना। तो ये जो कोई भी चीज की हम बात कर रहे हैं, कोई भी वस्तु है, जब उस चीज को बनाया जाता है, जब उस चीज को प्रोड्यूस किया जाता है किसी भी कंपनी के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसकी एक वैल्यू डिफाइन करी जाती है कि ये इसका पैसा कितना है, इसका पैसा इतना होगा। तो किसी भी चीज को बनाने में जो लागत लगती है, किसी भी चीज को बनाने में जो लागत लगती है उसे हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। मैम मैंने कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, मैं कैसे समझूंगी, ओ ओ ओ बेटा कुछ नहीं करने की जरूरत है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं उन टॉपिक्स को पढ़ो और आपके पास में जो भी बुक है उस बुक से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बात करते हैं आज के टॉपिक की, हमारा जो आज का टॉपिक है, हाँ जी आज का टॉपिक क्या है सुन लीजिएगा। डब्ल्यूटीओ के बारे में बात करेंगे, साथ में हम डब्ल्यूएचओ कह रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे और आईएमएफ के बारे में बात करेंगे। आप इसे कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों शब्द सुने हुए, एक बार से थम अप कर दो। सबने सुने हुए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ये चीज नहीं सुनी होगी। चलिए अच्छा अच्छी बात है। देखो शुरुआत करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा है जो हमें रट्टा मारना है, क्योंकि हमसे यही रटने वाला डेटा जो है वही पूछा जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, गैट्स लिखा हुआ है। क्या है, गैट्स, इसको हम लोग शॉर्ट में गैट्स बोलते हैं। गैट्स का फुल फॉर्म क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। क्या है ये, जनरल एग्रीमेंट होता है टैरिफ्स और ट्रेड के ऊपर। अब आप कहेंगे मैम ये टैरिफ क्या होता है और ट्रेड क्या होता है ना, दिमाग में सवाल आ गया होगा। चलो समझना क्या होता है। देखिए
क्या होता है, जो ये वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक जब ये किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को पैसा उधार पे देता है, क्योंकि इसका काम क्या है, ये लोन वोन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। तो जब वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है तो वो टैरिफ के बेसिस पे देता है। टैरिफ के बेसिस पे क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड बैंक ने मान लो इंडिया को कोई पैसा दिया, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को मान लो 1 लाख रुपए दिया, इंडिया को 1 लाख रुपए की जरूरत थी। अब वर्ल्ड बैंक ये कहेगा देखो मैं तुमको यहाँ पे 1 लाख रुपए तो दे रहा हूं, लेकिन तुम जो हो ना वो डेवलपिंग कंट्री हो। अभी बताएंगे कि इसका मतलब क्या है डेवलपिंग कंट्री हो। ये बोलेगा कि तुम क्या हो, एक डेवलपिंग कंट्री हो, तो तुम्हारे पास में पैसा है, तो अब तुम क्या करोगे, जब मुझे ये पैसा वापस करोगे तो तुम अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मुझे दोगे। इंडिया कहेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा दूसरी तरफ क्या होता है, ये जो मैंने आपको बोला ना डेवलपिंग कंट्री, एक्चुअली कुछ कंट्री होती हैं जो कि आती हैं आपकी लो डेवलप्ड कंट्री के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं, एलडीसी के नाम से जानते हैं। कई बार आपने लिखा हुआ देखा होगा एलडीसी, इसे हम क्या कहते हैं, लो डेवलप कंट्री, जैसे कि कॉन्गो, जैसे नाइजीरिया, जैसे कि नाइगर, जैसे गिनी। ये जितने भी अफ्रीका की कंट्रीज हैं ये सारी की कैसी हैं, बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है, बिल्कुल जीरो, पैसा ही नहीं है इनके पास में। दूसरी कंट्रीज होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज, जो क्या कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है, जैसे कि हमारा देश भारत। और तीसरा होता है डेवलप्ड कंट्री, जो पूरी तरीके से डेवलप हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल यूएसए। तो ये 3 तरीके की कंट्रीज होती हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग देश को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, चाइना जो है वो भी डेवलप्ड के अंदर आता है, यूएसए भी डेवलप्ड के अंदर आता है, बट इंडिया जो है वो क्या है, डेवलपिंग कंट्री है। तो जब वर्ल्ड बैंक यहाँ पे किसी भी इनमें से किसी भी कैटेगरी के लिए जब पैसा देगा, तो भैया इनको पैसा देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया फ्री में देगा पैसा, चलो तुम ग्रांट एड ले लो, तुम फ्री में पैसा ले जाओ, क्योंकि भैया इनके पास में जब अभी खाने को नहीं है तो हम कैसे उम्मीद कर लेंगे कि इन फ्यूचर इनके पास में पैसा आ जाएगा और ये इनको पैसा वापस कर पाएंगे। तो ये इनको जब पैसा देते हैं तो वो फ्री में देते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन जब यहाँ इंडिया को पैसा देंगे, अब इंडिया तो डेवलपिंग है, यानी कि इंडिया के पास में पैसा तो आ ही रहा है, तो इनके ऊपर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट लगता है। और ये जो डेवलप्ड कंट्री है इनको तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक जब अलग अलग देशों को पैसा देता है तो अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे देता है, और इसी इंटरेस्ट रेट को हम क्या कहते हैं, टैरिफ कहते हैं। बात समझ में आई, इसका मतलब समझ में आया, टैरिफ का मतलब समझ गए। अच्छा ठीक है, तो ये तो पॉइंट हुआ कि हाँ टैरिफ के ऊपर काम करता है कौन, वर्ल्ड बैंक। और ये ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आप स्टेट पीएससी का पेपर देने जा रहे हो या कभी इन फ्यूचर अगर आप यूपीएससी का पेपर देने जाएंगे तो आपसे एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये जो डब्ल्यू क्या नाम है, डब्ल्यू बी यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है वो किसके ऊपर काम करता है, आप बोलोगे टैरिफ के ऊपर, लेकिन जब आईएमएफ पढ़ोगे तो वो कोटा के ऊपर काम करता है, कोटा के ऊपर काम करता है। ठीक है, क्या होता है जब आएगा तब तब बताएंगे। ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जिसका नाम क्या था, गैट्स। इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो अलग अलग देश एक दूसरे के साथ में व्यापार करते हैं उनके व्यापार में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको रेगुलेट करने के लिए इस बॉडी को बनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे ये जो बॉडी बनाई गई थी ये काम करती थी कोटा के बेसिस पे, टैरिफ के बेसिस पे और सब्सिडी के बेसिस पे। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे अभी तक मैंने ये नहीं बोला है कि डब्ल्यूटीओ अलग है, वर्ल्ड बैंक अलग है, आईएमएफ अलग है, अभी तक एक ही ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ये आगे चल के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, ये इन तीनों चीजों के आधार पर काम करता है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम कोटा क्या होता है, कोटा का मतलब तो रिजर्वेशन हो गया। जी हाँ, कोटा का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे देश होते हैं जो कि आपके लो डेवलप कंट्री कहलाते हैं, वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी लेन देन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो किसी दूसरे देश के साथ में कोई व्यापार नहीं करती हैं, लेकिन जब उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए होता है तो वो पैसा कौन सा, वो पैसा जो जाता है किसके अंदर जाता है, कोटा के अंदर जाता है। तो कोटा के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी, बिल्कुल कंडीशन होती है। सुनो, अगर किसी भी कंट्री को कोटा के अंदर पैसा दिया जाता है तो इसके अंदर दो चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। पहला क्या है कि जो भी देश है वो मुझे पैसा कब तक वापस करेगा, पहले तो हमें ये देखना होता है। दूसरा क्या है कि जिस देश को पैसा दिया जा रहा है क्या वो इतना कैपेबल है कि इन फ्यूचर वो हमको पैसा वापस कर पाए। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी कंट्री को पैसा दिया जाता है कोटा के अंदर। और अगर अगर ऐसा लगता है कि नहीं भैया ये कंट्री हमको पैसा वापस नहीं करेगी तो उसको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, पाकिस्तान को देख लो, वो ब्लैक लिस्ट के अंदर आता है, एफएटीएफ की लिस्ट के अंदर, और ना तो उसको आईएमएफ पैसा देता है ना तो उसको वर्ल्ड बैंक पैसा देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है भाई टैरिफ के अंदर भी पैसा दोगे तो भी पैसा ना आएगा, कोटा के अंदर भी पैसा दोगे तो भी पैसा वापस नहीं आएगा। तो ये दोनों ही जो बैंक्स हैं वो किसी भी कंडीशन में उसको पैसा नहीं देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब बात आई सब्सिडी। सब्सिडी का मतलब तो सभी बच्चे जानते होंगे। सब्सिडी, सब्सिडी सभी को पता है, कोई ऐसा जिसको सब्सिडी नहीं पता है? लेट हो गए क्लास में। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, मैम करंट अफेयर्स में इतना डेट याद रखना पड़ेगा क्या? बेटा कुछ में डेट्स आपको याद रखना पड़ता है,
ठीक है, कुछ में डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, राइट। कोटा एक बार से बता दें, चलो। अच्छा देखो, कोटा का मतलब क्या है, सिंपली ऐसे समझो ना, जैसे कि मानो एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है पाकिस्तान। इसकी कंडीशन होती है, कोटा के अंदर काम कौन करता है, आईएमएफ। तो आईएमएफ को लोन देना है, लेकिन अब आईएमएफ से लोन इंडिया ने भी मांगा है, पाकिस्तान ने भी मांगा है। अब आईएमएफ क्या करेगा, आईएमएफ पहले चेक करेगा, क्या चेक करेगा, पहले देखेगा कि इन दोनों में से कौन सी ऐसी कंट्री है जो मुझे पैसा वापस कर पाएगी, जिसको मैं पैसा देने जा रहा हूं वो कंट्री मुझे पैसा वापस कर भी पाएगी कि नहीं, पहली चीज तो ये देखेगी, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा ये देखा जाएगा कि अगर मैं इसको पैसा दे देता हूं, अगर मैं इसको पैसा दे देता हूं तो क्या ये इंटरेस्ट के साथ में मुझे पैसा वापस करेगा कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको पैसा देने से तो कोई फायदा है नहीं, तो इनको पैसा नहीं दिया जाएगा। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर आती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसको पैसा दे देगा, इसको पैसा दे देगा। तो इस फिनोमिना को, जिसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, इसको आईएमएफ के अंदर यानी कि कोटा के अंदर रखा जाता है। लेकिन वर्ल्ड बैंक के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ऐसा कुछ देखता नहीं है कि भैया पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। वो सिंपली ये देखता है कि कंट्री जो है वो अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, या फिर आपकी डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। अच्छा, अब तो बात करते हैं यहाँ पे आगे क्या है। आगे आते हैं कुछ और पॉइंट्स। गैट्स को कब बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बनाया गया था। देखिए वर्ल्ड वॉर 2 की जब हम बात करेंगे, मैंने आपको पूरा वर्ल्ड वॉर पढ़ाया हुआ है। 1939 के टाइम पे इसकी शुरुआत होती है और ये आगे होते होते आपकी जाके खत्म होती है 44 के टाइम पे, ठीक है। उस टाइम पे इसको बनाने की बात होती है और तभी इसको बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है, देखिए होता क्या है कि उस टाइम पे जब वर्ल्ड वॉर 2 होती है तो हर एक देश के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस आ जाते हैं। लोगों के पास में खाने को नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रही होती है, प्रॉपर तरीके से अनाज नहीं होते हैं, एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, कृषि नहीं हो पाती है। अब ये मत पूछना मैम क्यों नहीं हो पाती है, समझ रहे हो, ये कतई नहीं कोई पूछेगा क्यों नहीं हो पाती है। अगर किसी ने पूछा तो वो पिटेगा, समझ गए। और क्यों पिटेगा मालूम है ना, क्यों पिटेगा, ये बताओ, पिटेगा क्यों, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं। तो जब पढ़ा चुके हैं तो भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्लास में आप आए थे नहीं आए थे वो मेरे को नहीं पता, मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था कि भैया वर्ल्ड वॉर चल रही है आ जाओ पढ़ लो, लेकिन नहीं मैम हम नहीं पढ़ेंगे, हमें दूसरा बात है। चलो अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड। चलिए अच्छा, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे एक्चुअली त्राहिमाम 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 वाला सीन चल रहा था। तो अब क्या हुआ, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर सके, हर देश के बीच में जो व्यापार हो रहा है, जो ट्रेड हो रहा है, उसको रेगुलेट करने के लिए इसको बनाएगा। चलो बन गया, गैट्स बन के तैयार हो गया। लेकिन आगे चल के 1995 के टाइम पे यही जो गैट्स होता है इसका नाम चेंज हो जाता है और नया नाम क्या होता है, डब्ल्यूटीओ। आपने अभी एनटीपीसी के पेपर्स देखे थे, एनटीपीसी के पेपर्स देखे थे, कितना ज्यादा पूछा गया था डब्ल्यूएचओ का पुराना, डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम बताइए। डब्ल्यूटीओ का जो नाम था वो कब चेंज हुआ है, मतलब डब्ल्यूटीओ कब बना है, ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पे पूछे गए थे आपसे, ठीक है ना, तुम्हारे पेपर में आया भी था। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना है कि डब्ल्यूटीओ का पहले नाम क्या था, गैट्स था, और इसका नाम कब चेंज हुआ है, 1995 में इसका नाम चेंज हुआ है। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। टेरिफ रिपीट कर दें। मम्मा, भाई तुम लोग एक एक टर्म 10 बार रिपीट कराते हो, ऐसा लगता है कि उतनी चीजें हम आपको घुमा फिरा के पढ़ाते रहे। भाई प्लीज एक बार में सुन लिया करो। ओके बेटा, टेरिफ का मतलब क्या होता है, गैट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, नहीं पता बेटा मुझे, गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई मेरे से कि मैंने तुमको गैट्स बता दिया, ठीक है ना। गलती हो गई मेरे से कि मैंने गैट्स शब्द का प्रयोग कर लिया, क्योंकि यहाँ इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तब भी बेटा तुमको नहीं पता चल रहा है कि गैट्स का मतलब क्या है। तो और बताओ बेटा, हम कैसन बताएं तुमको, कैसन पढ़ाएं हैं, बताओ। भोले बाबा की कृपा हमको लग नहीं रही है तुम्हारे ऊपर है ना, भोले बाबा की कृपा जो है हमें लग नहीं रही है तुम्हारे ऊपर है। ओके चलो फिलहाल जरा टैरिफ के बारे में एक बार से बता देते हैं। टैरिफ का मतलब सिंपल ऐसे समझो कि टैरिफ का मतलब है इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। टैरिफ का मतलब क्या है, इंटरेस्ट रेट। टैरिफ का सिंपल सा सेंस ये है कि अगर कोई भी कंट्री ऐसी है जो पैसा देने के काबिल है, हमने उसको पैसा दिया और उससे हम क्या लेंगे, इंटरेस्ट के साथ में उस पैसे को वापस लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि कोई कंट्री ऐसी है जिसके पास में पैसा नहीं है, तो उसको हम पैसा तो देंगे लेकिन हम उनसे किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो टैरिफ के अंदर सारा खेल किसका है, इंटरेस्ट का है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, अब आते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें और आगे क्या क्या पॉइंट्स आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो हिंदी नहीं आती है बच्चा तुमको, चलो आई विल ट्राई कि मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में भी बोली जाए। अब देखो अगला क्या है, डब्ल्यूटीओ जो है इसको रिप्लेस क्यों किया। देखो सिंपल सी बात है, कई बार क्या होता है जब हम प्रीवियस या पेपर सॉल्व करते हैं तो वहां पे एक क्वेश्चन निकल के आता है कि गैट्स का नाम बदल के डब्ल्यूटीओ क्यों किया गया। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे रीजन है, लेकिन हमें सारे रीजन से मतलब नहीं है, हमारा तो बस ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा पेपर सॉल्व होना चाहिए। देखो हुआ क्या था कि जब पहले गैट्स को बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, जब इसका फॉर्मेशन हो पे कहा गया कि तुम्हारा ये काम है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं
वो जो भी व्यापार करना चाहती है, जिसके साथ भी व्यापार करना चाहती है, तुमको उसकी देखरेख करनी है। ये बोला गया किसको? गैट्स को। ठीक है, गैट्स ने काम करना शुरू किया, लेकिन गैट्स के साथ में प्रॉब्लम ये, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या था कि मान लो कि गैट्स ने यूएसए को कहा कि भाई तेरे को ये करना है, यूएसए कहेगा मैं ना कर रहा क्योंकि चाइना नहीं कर रहा है। तो ऐसे ना इनकी बात कोई सुनता नहीं था। जैसे कि हम आप लोगों से चिल्लाते रहते हैं, कहते रहते हैं कि बेटा कानों में ईयरफोन लगाओ, जब तो ईयरफोन में सिर्फ मेरी आवाज सुनना कि मैम कुछ पढ़ा रही हैं। अब पता चला कानों में लगाए ईयरफोन, वहां ढिंचक पूजा के गाने बज रहे हैं और सामने चल रहा है फोन पर क्लास, तो बेटा कैसे सुनाई देगा? कान में प्रॉब्लम है ना, कान में सुनाई नहीं देगा। समझ रहे हो? तो कान में बेटा तभी सुनाई देगा जब आप सही वाली क्लास को कान में जाके सुन रहे होंगे। ठीक, अच्छा, तो ये तो बात हुई यहाँ पे। अब हुआ क्या था कि जब ये गैट्स आपको सामने देखने को मिला कि भैया गैट्स तो बन गया, लेकिन गैट्स के साथ में समस्या ये थी कि ये पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट नहीं कर पा रहे थे, कोऑर्डिनेशन नहीं था, मतलब साथ में मिलके एक दूसरे के साथ में काम नहीं कर पा रहे। वो नाम चेंज किया गया और इसके साथ में क्या बनाया गया? एक अलग से ग्रुप भी बनाया गया जो डब्ल्यूटीओ के अंदर ही काम करता है। क्या काम करता है? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम करता है। क्या करता है? डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम करता है। जैसे कि मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, कृषि को लेके, एग्रीकल्चर को लेके इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत ज्यादा तनातनी चल रही है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है। आपने अगर न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़े होंगे, अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि डब्ल्यूटीओ के अंदर इंडिया और यूएसए के बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। क्यों क्रिएट हुई है वो हम आपको एक लाइन में समझा देते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या, इंडिया के अंदर क्या होता है कि जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, इंडिया इनको सब्सिडी देता है। सब्सिडी देता है कि नहीं देता? बताओ भाई। देखो कहा जाता है, ओके, तुषार वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं वैसे तो क्वेश्चंस, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि वो आपको अलग से उसमें भी मिले, है ना। तो इंडिया के अंदर क्या भाई, देखो अब कहा तो गया है ना सब्सिडी देता है, बस मान लो, ठीक है, मान लो कि सब्सिडी देता है। अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, कहा है तो मानना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया के अंदर जो किसान है उनको सब्सिडी दी जाती है, यानी कि जो चीज इनको 10 रुपए की मिलती है वो किसानों को 5 रुपए में दी जाती है, और जो बचा हुआ 5 रुपए है वो इनके अकाउंट में वापस आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि रियलिटी है या नहीं है, वो हमें नहीं करना है, हमें बस ये पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है। ओके, हाँ ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं। यूएसए ने कहा कि भाई जब इंडिया के अंदर सब्सिडी दी जाती है तो इससे क्या होता है, यूएसए का जो सामान भारत के अंदर आता है वो सस्ते दामों पे बिक जाता है। समझ रहे हो? इससे क्या होता है, इससे अजीत, हाँ बिल्कुल सही बात है, मंडी में एमएसपी को लेके बिल्कुल सही बात है ना। तो यूएसए परेशान इसलिए रहता है कि भाई हमारे यहाँ का जो सामान है, जो हमारे यहाँ पे 50 रुपए में, और जब इंडिया में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो 100 रुपए का होना चाहिए, क्योंकि टैक्स वैक्स लग के तो इंडिया बेचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया क्या कर देता है, इंडिया यहाँ पे सब्सिडी दे देता है, और यहाँ पे वही 50 रुपए की चीज किसानों को 30 रुपए में मिल जाती है। इससे यूएसए को है दिक्कत। यूएसए कहता है भैया हमको प्रॉफिट ही नहीं होता है, अब हम प्रॉफिट कहां से लाएं। तो यूएसए ने इंडिया के ऊपर एक केस कर दिया था डब्ल्यूटीओ के अंदर, अभी कुछ समय पहले की बात है, और ये केस अभी तक खिंचता चला आ रहा है। आप चाहो तो एक बार से गूगल करके देख भी लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ये आर्टिकल। ठीक है, सब्सिडी होती क्या है वो तो बताओ। राजू चौहान पूछ रहे हैं सब्सिडी क्या होती है। बेटा तुम्हारे घर के अंदर गैस सिलेंडर आता है? गैस सिलेंडर आता है तुम्हारे घर में? जब गैस सिलेंडर के लिए तुम जब 900 रुपया देते होगे तो थोड़ी देर बाद में तुम्हारे फोन पे एक मैसेज आता होगा कि आपके अकाउंट में 35 रुपीज आए हैं। होता है, ये जो 35 रुपीज आए हैं ना, यही सब्सिडी है। जो कैशबैक मिलता है ना शॉपिंग करने पे, जो कैशबैक मिलता है, दिस कैशबैक इज सब्सिडी। समझ गए? डिस्काउंट होता है बेटा। चलो अच्छा, ओके, नाउ कम बैक टू द पॉइंट। पॉइंट पे वापस आ जाओ, पॉइंट पे वापस आ जाओ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूएसए ने क्या किया हुआ है, केस किया हुआ है इंडिया के ऊपर कि भैया जो ये चीजें चल रही हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, हमको यहाँ पे लॉस हो जाता है। इंडिया ने कहा भाड़ में जाओ तुम, हमें क्या तुमसे फर्क पड़ता है, तुम्हें लॉस हो चाहे कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो अपने किसानों को सब्सिडी देनी है, तो वो सब्सिडी देते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आजकल आप देख रहे हो कि किसानों का ये जो विद्रोह चल रहा है उसके अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है वो एमएसपी का है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये क्या होता है, देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि जैसे कि किसान के यहाँ पर मान लो गेहूं की वो खेती करता है, ठीक है, अब गेहूं उसने अपने यहाँ पे बोया है, अब गेहूं को बोया है तो कटाई करने के बाद में वो किसी मार्केट में किसी मंडी में जाएगा उसे बेचने के लिए। तो भाई जब वो बेचने जाएगा, मान लो कि उसका सारा का सारा जब गेहूं था वो नहीं बिक पाया, अब वो क्या करेगा, वो तो बेचारा लुट गया, बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सरकार ने क्या बोला हुआ है, एक एमएसपी प्राइस डिसाइड किया हुआ है कि अगर मान लो किसी भी किसान का जो सारा का सारा सामान है अगर वो नहीं बिकता है तो मार्केट प्राइस पे ही, जितने में भाव चल रहा होगा मार्केट के अंदर किसका, गेहूं का, उतने ही प्राइस में सरकार क्या करेगी, उसको खरीद लेती है। इसे हम क्या कहते हैं, एमएसपी कहते हैं। और सारा जो विवाद ये चल रहा है, अभी आप जो देख रहे हो, जो सारा प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सारा प्रोटेस्ट भी इसी एमएसपी के ऊपर हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने ये बोल दिया है
कि अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो है वो भी एग्रीकल्चर के अंदर आएंगी, तो किसानों को भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, ये एमएसपी भी खत्म कर दिया जाएगा। तो एक श्योरिटी चाहता है किसान कि भाई तू मेरे को श्योर कर दे कि एमएसपी कभी भी खत्म नहीं होगा, चाहे प्राइवेट कंपनी आए चाहे प्राइवेट कंपनी ना आए। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई? हाँ, व्लादिमीर पुतिन आप ऐसा कह सकते हैं, यस यू कैन से दिस। अच्छा, तो ये जब यहाँ पे बात निकल के आई कि ऐसा कुछ है, चलो ठीक है मान लिया, तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया। अब देखो बात करते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हमेशा आपके पेपर में पूछा जाता है, तैयार रहिएगा इसका जवाब देने के लिए। उसके बाद में गैट्स के ऊपर आपसे पूछा जाएगा कि इसका पुराना नाम क्या था और ये यहाँ पे क्या नाम है, इसका नाम चेंज कब हुआ है, ये आपसे पूछ लेगा। चलो अच्छी बात है। अब सुनो, इसके अंदर टोटल कितने मेंबर्स आते हैं? 164 मेंबर्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो 164 मेंबर्स जो हैं, इसके साथ में टोटल 23 ऑब्जर्वर्स भी आते हैं। अब आप कहोगे कि मैम अच्छा बताइए यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ चुका होता है। देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल 164 कंट्रीज हैं, तो इसमें से लेटेस्ट कंट्री कौन सी है जो जोड़ी गई है, तो आंसर क्या होगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो 164th नंबर की कंट्री है, जिसको इसका हिस्सा बनाया गया है। कब? 2016 में। एक्चुअली इससे पहले अफगानिस्तान मेंबर नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे तालिबान ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचा के रखी हुई थी। तो जब यहाँ पे सरकार बन जाती है, किसकी किसकी? घनी जी की। घनी घनी है, पता चला गजनी समझ लो यहाँ पे। ये जो घनी जी की सरकार बन जाती है, उसके बाद ही अफगानिस्तान को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो अफगानिस्तान जो है वो लेटेस्ट मेंबर है किसका? डब्ल्यूटीओ का। अब आप मुझे बताओ कि डब्ल्यूटीओ का फंक्शन क्या क्या होगा, क्या क्या काम करेगा, बताओ। डब्ल्यूटीओ जो है वो क्या क्या काम करेगा? बिजनेस करेगा, ठीक है, ट्रेड करेगा, और बताओ। ट्रेडिंग पार्टनर होगा, गैट वाले ही सारे काम करेगा। अंकुश ने इतना लाजवाब आंसर किया ना कि अब हम क्या ही बता, कद नहीं करेगा। ओके, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगा, ठीक है। कंफर्टेबल ट्रेडिंग कराएगा, जीआई टैग देगा। ओहो, आ गया जीआई टैग, आ गया आ गया जीआई टैग आ गया। चलो अच्छा, बात करते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि क्या करेगा, ये लिख लेना। और एक चीज बताओ हमको, हमको आज तक एक चीज समझ में नहीं आई तुम लोगों की। बेटा जब आएंगे ना इस बॉक्सेस के बारे में तब बात करेंगे, अभी आने तो दो उस वाले टॉपिक पे कि अलग अलग बॉक्सेस क्या होते हैं, है ना। एक होता है आपका ब्लू बॉक्स, एक होता है दूसरे कलर का बॉक्स, उसमें सब्सिडी किसी और में आती है, सब्सिडी किसी और में आती है। बट ये बता दें आपके एसएससी में नहीं आता, दिस इज द पार्ट ऑफ यूपीएससी, बट आपको बता देंगे जब उस टॉपिक पर आएंगे। हाँ, मेरा सवाल ये था, ये बताओ, ये ग्रुप पे पागलों की तरह एक दूसरे से नोट्स काहे मांगते रहते हो? खुद से नोट्स नहीं बनते हैं तुम लोगों से? हम्म, जब देखो ग्रुप पे, ए भाई, जैसे जैसे नहीं होते भीख मांगने आते हैं कुछ लोग, मतलब वो गंदे वाले जो लोग होते हैं कि मतलब लाइफ में कुछ काम। सबसे पहली बात को समझिएगा यहाँ पे कि डब्ल्यूटीओ के वही फंक्शन होते हैं जो पहले गैट्स के फंक्शन हुआ करते थे। जैसे कि ये क्या करेगा, हर कंट्री के बीच में जो ट्रेड होता है वो ट्रेड यहाँ पे कैसा होगा, आराम से होगा, सहूलियत के साथ में होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम कौन करेगा? डब्ल्यूटीओ करेगा। दूसरी पॉइंट, अगर मान लीजिए कि इनके बीच में, देशों के बीच में कोई विवाद हो जाता है, जैसे कि यूएसए और इंडिया के बीच में विवाद है, तो इसको रिजॉल्व कौन करेगा? डब्ल्यूटीओ ही रिजॉल्व करेगा। तीसरा क्या होता है, डब्ल्यूटीओ की यह भी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती है, जिसे हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, एफटीए लिखते हैं। आई होप आप लोगों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का शब्द सुना होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, अफ्रीका की सबसे पहली जो कंट्री है जिसके साथ में इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, नाम मॉरिशस होगा। अगर होगा तो आपको याद आ गया होगा, नहीं किया होगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो अफ्रीका की पहली कंट्री जिसके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है वो क्या है? मॉरिशस है। तो अगर कोई भी कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी करती है तो ये ध्यान रखिएगा, उसको भी रेगुलेट करने की जो जिम्मेदारी है वो डब्ल्यूटीओ की होती है। अब आप कहेंगे मैम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? बेटा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है, जैसे कि मानो हमारे यहाँ पे कैडबरी की जो छोटी वाली चॉकलेट है वो 10 रुपए की है। जब हमने यही सेम चॉकलेट जब बांग्लादेश के अंदर भेजी, तो ऑब्वियस ही बात है कि बांग्लादेश क्या करेगा, उसके ऊपर कुछ टैक्सेस वगैरह लगाएगा ताकि इसका जो प्राइस है वो 15 रुपए कर दे। लेकिन जब इंडिया अपने यहाँ से यहाँ पे भेजता है तो ना तो बांग्लादेश उसके ऊपर कोई टैक्स लगाएगा और ना ही बांग्लादेश से अगर कोई चीज हमारे देश के अंदर आएगी तो हम कोई भी टैक्स लगाएंगे। मतलब जो वस्तु जितने रुपए की है उतने ही रुपए की बेची जाएगी, उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगाए जाते। उसे हम क्या कहेंगे? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा काम इसके द्वारा किया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। पॉलिसीज को बनाएगा, सिंपल सी बात है, जो भी योजनाएं बननी कि भैया कैसे कैसे तुमको काम करना है वो सारा काम ये करेगा। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इंटरनेशनल लेवल पर ये काम करता है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर अलग अलग बॉडीज आती हैं, ठीक है ना। इसके अंदर क्या है, अलग अलग बॉडीज आती हैं। आपको क्या लगता है आपको ये सब पढ़नी है? सब सब पढ़नी पड़ेगी मैम? नहीं, आपको ये सब कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो फिर मैम हमको क्या पढ़ना है? हमें सिर्फ ये पढ़ना है और हमें सिर्फ ये पढ़ना है। ये हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। ये देख के कुछ याद आ रहा है? ये देख के कुछ याद आया? हाँ जी, याद आ गया।
अच्छा 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 अच्छा। देखो, ये अगर नहीं याद आ रहा है किसी को, अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर देखो, फिर हम वही बात बोलेंगे बेटा, अगर इतने बजे क्लास में कभी नहीं आए हो तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि तुमको आज तक ट्रिप्स का टी भी नहीं पता होगा, तुमको आज तक ट्रिप्स का टी भी नहीं पता होगा। समझ रहे हो? चलो अब बात करते हैं, यहाँ पे जीआई टैग देता है, बिल्कुल सही बात है। अरे अरे बस बस, पता चला सारे के सारे जीआई टैग की लिस्ट यहीं पे शेयर कर दो। रुक जा भाई, रुक जा। फ्री ट्रेड में रिलेशंस के अलावा और क्या फायदा है? फायदा देखो ये है कि भाई हमारे यहाँ पे अगर किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो हमने दूसरे के यहाँ पे बेच दिया, प्रॉफिट कमा लिया, सिंपल। ठीक है। गबरू, ओहो। चलो अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे इसके बारे में। देखिए, डब्ल्यूटीओ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, बट हमारे काम के सिर्फ दो ही हैं। पहला क्या है यहाँ पे? डिस्प्यूट सेटलमेंट। डिस्प्यूट सेटलमेंट मैंने आपको बता दिया कि अगर देशों के बीच में कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम कौन करेगा? डब्ल्यूटीओ करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन इसके अंदर एक और चीज है, ये वाला देख रहे हो ना, गुड्स वाला, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, इसमें एंटी डंपिंग ये सब चीजें आती हैं, अभी बताएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ट्रिप्स है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखना, इसका हिंदी में कोई फुल फॉर्म नहीं है, अंग्रेजी में ही याद करना पड़ेगा। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब ये होता क्या है मैम? सुनिएगा। देखो, एक तो है ट्रिम्स, ठीक है ना, एक क्या है ट्रिम्स और एक क्या है ट्रिप्स। दोनों के बीच में यहीं पे डिफरेंस समझ लो, जरूरी है। देखिएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, और इसका फुल फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, मान लो कोई भी एक ऐसी चीज है, जैसे कि सपोज करो इंडिया ने कोई दवा बनाई है, ठीक है ना, इंडिया ने एक टैबलेट बनाई है जिसका नाम है क्रोसिन। अब क्रोसिन की दवा किसने बनाई? भारत ने बनाई। तो भारत के अंदर जिन साइंटिस्ट ने क्रोसिन की दवा को बनाई है उसका कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला भी तो होगा ना। ऐसी तो बना नहीं देगा कि किसी को भी मिला दिया, कोई चूरन वूरन मिला दिया और यहाँ पे भैया दवा बन के तैयार हो गई। पता चला क्रोसिन खानी थी सरदर्द के लिए और हो गई वहां पे क्या? बदहजमी। तो ऐसा ना हो, है ना। तो कोई ना कोई केमिकल फॉर्मूला होता है जिसके बेसिस पे यहाँ पे दवाइयां तैयार करी जाती है। तो सपोज करो इंडिया ने इस दवाई को बनाया। अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया यहाँ पे जाके क्लेम कर सकता है कि भाई हमने इस दवा को बनाया है, तो इस दवा का जो लाइसेंस है वो आप हमारे नाम पे जारी कर दीजिए। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। समझे? पहला पॉइंट समझे? पेटेंट किसके अंदर आएगा? ट्रिप्स के अंदर आएगा। कितने सालों के लिए मिलता है? 20 सालों के लिए मिलता है। अच्छा, दूसरा सुनना। अगर आपसे कहा जाए कि ये बताओ कि कोई ऐसी चीज है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पे पाई जाती है और उसकी बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस भी है, यानी कि जैसे कि मान लो गुच्ची मशरूम है। हाँ बिल्कुल सही है, जैसे कि गुच्ची मशरूम है, तो अभी गुच्ची मशरूम को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीआई टैग दिया गया। क्यों दिया गया भैया? पहली बात तो ये है कि वो बहुत महंगा है, कि आधा किलो आपको 18,000 रुपए में मिलता है। कोल्हापुरी चप्पल जो है उसको भी जीआई टैग दिया गया है, जो आप लोगों को हर सुबह मिलती है घर के अंदर। बासमती राइस को भी जीआई टैग दिया गया है। बहुत बढ़िया, बस बस बस, रसगुल्ला रसगुल्ला सब आ गया। रुक जा भाई, रुक जा। तो यहाँ पे ये जो जीआई टैग होता है ना, ये जीआई टैग भी कौन देगा? ट्रिप्स के अंदर ही आता है। और जीआई टैग कितने सालों के लिए होता है? 10 सालों के लिए होता है। बहुत कायदे से ध्यान रखना, चाहे यहाँ पे बात पेटेंट की हो, चाहे यहाँ पे बात जीआई टैग की हो, दोनों कौन देगा? यहाँ पे ट्रिप्स के अंदर आता है। और ट्रिप्स किसके अंदर आता है? डब्ल्यूटीओ के अंदर आता है। चलो, आज तुम लोगों ने पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया है और जीआई टैग के जो नोट्स है वो भी बना डाले हैं। मैम भूख नहीं लग रही है? अरे यार, भूख भूख क्या, आप छोड़ो, अभी इसके बाद में फिर क्लास है, काय की भूख खत्म हो जाती है वो, है ना। चलो अच्छा, तो ये मैंने आपको बताया ट्रिप्स के बारे के अंदर कि ट्रिप्स में भैया क्या क्या चीजें आती है। अच्छा, अब एक आया है ट्रिम्स। ये क्या करता है? देखो, ये इंश्योर करता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसी भी कंट्री के अंदर, हाँ फास्ट है, बिल्कुल फास्ट है आज। सुनिएगा, ट्रिम्स का काम क्या होता है? जैसे कि देखो, लड़कियां होती हैं, ए यार प्लीज ब्राउनी का नाम मत लेना प्लीज, आज नहीं, नो, नॉट एट ऑल, कतई नहीं, बता दिया, कतई नहीं, कोई ब्राउनी का नाम नहीं लेगा। चलो सुनो यहाँ पे, जैसे कि मान लो लड़कियां होती हैं, लड़के भी होते हैं। लड़के क्या होते हैं, जब उनको अपना शेव नहीं कराना होता ना तो कहते हैं कि मैं थोड़ा ट्रिमिंग करा के आता हूँ, है ना। और लड़कियां क्या होती हैं, जब उनको अपने हेयर कट नहीं कराने होते हैं तो लड़कियां कहती हैं मैं थोड़े से अपने हेयर क्या कहती हूँ, ट्रिम करा लेती हूँ। सुना है ऐसा? सुने हो? नहीं, 2 बजे क्लास तो बेटा होगी, क्लास तो बराबर से होगी शाम को। बस ये ध्यान रखना, यूपीएसआई का जो बैच चल रहा है उसमें आज आपका क्विज लगा हुआ है, ठीक है, उसमें आज क्विज लगा हुआ है। अच्छा, तो ये जो क्या होता है ना, ये जो ट्रिमिंग होती है, ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है? थोड़ी सी कटौती। ट्रिम का मतलब क्या है? थोड़ा सा चीजें क्या है, वो नीचे नीचे क्या करेगा, हमारे बालों को काट देता है ना। हम कहते हैं ये लो भैया हमने ट्रिमिंग कराई, पूछेंगे भैया कितना कितना मैडम कितना कितना हुआ ट्रिमिंग का, बोलेगी 300 रुपए। मतलब हद है भाई, है। ट्रिमिंग के 300 रुपए कौन लेता है? खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है? छोटा सा कोई हिस्सा जो आपने निकाल दिया है, राइट। ट्रिम्स का मतलब भी यहीं पे यही होता है कि मान लो कि अगर किसी भी कंट्री ने किसी भी देश के अंदर में जाके कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसको रेगुलेट करता है ये कि कहीं किसी भी देश ने कोई कटौती तो नहीं कर दी है। पता चला कि यहाँ पे हमने एग्रीमेंट साइन किया था
$300 मिलियन का। लेकिन हुआ क्या, हमारे कंट्री में जब यूएसए ने पैसा भेजा तो आधे ही पैसा भेजा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो इन सबको रेगुलेट कौन करता है, TRIMS करता है। कौन करता है, TRIMS करता है। और यहाँ पे ट्रिप्स क्या करेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, बहुत कायदे से ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब देखो यहाँ पे आता है आपका गैट्स, यहां से कोई सवाल नहीं बनता है। ट्रिम फिर से, अगर तुम लोग का यहाँ पे सजना सवरना हो गया हो तो अब हम बताएं है, अगर तुम लोग का सजना सवरना हो गया हो, पार्लर तक चले गए हो तो रुक जाओ भाई, पढ़ लो थोड़ा सा, पार्लर पहुंच चुके हैं वहां सजने के लिए, रुक जाओ। चलो सुनो, मैंने बोला इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो इंडिया है और यूएसए है, इनके बीच में MOU साइन हुआ है $300 मिलियन का, इतने का अमाउंट जो है वो इनकी कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है। अब हुआ क्या, इंडिया ने साइन किया था इनके साथ में इतना पैसा, लेकिन इन्होंने जब इंडिया के साथ में जब ये एग्रीमेंट साइन किया और पैसा जब इंडिया को दिया तो सिर्फ $200 मिलियन दिया, $100 मिलियन इन्होंने ना तो दिया और ना इसके बारे में बताया कि ये पैसा कब देंगे। तो इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि अगर किसी भी कंट्री के बीच में कोई व्यापार हो रहा है तो वो फेयर तरीके से होना चाहिए, उसमें कोई भी घोटाला, कोई भी घपला नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ जो ट्रिप्स था उसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही अलग है। अच्छा, अब आते हैं हम गैट्स के बारे में। ये क्या करता है, इसका काम होता है कि जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं, जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्टेशन है, शिप्स हैं, पोर्ट हैं, इन सब का जो डेवलपमेंट होता है इसको देखने का काम कौन करता है, गैट्स करता है। बट हमारे एग्जाम में इसके ऊपर कोई भी सवाल आज तक नहीं पूछा गया, ठीक है। अब देखो हम आएंगे कहाँ पे, वर्ल्ड बैंक पे, क्योंकि अभी एक सेक्शन बचा हुआ है ना जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है कि ये अलग अलग बॉक्सेस क्या होते हैं। तो ये बॉक्सेस हम किसके साथ में पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा ना कि ये कम से कम कि किस तरीके का टैरिफ है, किस तरीके का कोटा है, कौन सी कंट्री कहाँ पे डंपिंग करेगी, कहाँ पे डंपिंग नहीं करेगी। बट हाँ, डंपिंग का मतलब क्या होता है वो हम आपको यही समझाते हैं। डंपिंग का मतलब समझते हो, यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ था, डंपिंग का मतलब समझते हो, ये देखो लिखा है एंटी डंपिंग। क्या मतलब होता है मैम, हमें तो बहुत सारे लोगों ने डंप किया है, हमने मैम आज तक किसी को भी डंप नहीं किया, कसम से बता रहे हैं मैम। हाँ, अंकिता नाथ ने देखो बिल्कुल कायदे से बिल्कुल सटीक जाके पकड़ा है मैम, वही जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में होता है। वाह वाह वाह, ये जो डंपिंग होती है ना, ये वो वाली डंपिंग नहीं है। ओके सुनो, यहाँ पे डंपिंग का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा एक बार, कमेंट ऑफ करने, कॉन्सेंट्रेशन यहीं पर रखिएगा। डंपिंग का मतलब क्या है, जैसे कि सपोज करो चाइना है ना। अब हमें ये चीज पता है कि चाइना के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो बहुत ही सस्ते दामों पे बनके तैयार हो जाता है, हम सभी लोग जानते हैं, राइट। अब क्या होता है, इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो एक मोबाइल फोन बनता है, अगर हम पूरा उसकी लागत देखें, पूरी अगर हम लागत देखें तो करीबन इतने का बनता है। लेकिन चाइना के अंदर जब ये फोन बनेगा तो इतने में बनके तैयार हो जाता है ना। लेकिन हुआ क्या, चाइना के अंदर इसकी जो फोन की डिमांड है वो डिमांड बहुत कम है, लेकिन भैया प्रोडक्शन तो हो गया ना, फोन तो बनके तैयार हो गया, अब क्या करें। तो चाइना क्या करता है, इसी फोन के प्राइस को करेगा कम और ये फोन उठा के कहाँ चला जाएगा, इंडिया के अंदर। क्यों इंडिया के अंदर क्यों जाएगा भैया, इंडिया के अंदर जो आबादी है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है और लोगों के पास में पैसा क्या है, उतना ज्यादा है नहीं। तो जब लोगों को दिखेगा भाई साहब 15,000 का फोन 5,000 में मिल रहा है तो हर कोई उस फोन को लेने जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डंपिंग पॉलिसी। क्या कहते हैं, डंपिंग पॉलिसी। यानी कि किसी भी वस्तु के दाम को कम करके किसी भी देश के अंदर जाके अगर आप उसको बेच देते हो तो उसे हम कहते हैं डंपिंग पॉलिसी। समझ में आया डंपिंग क्या होता है। अब मत कहना मैम ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, समझ रहे हो, ये होती है डंपिंग पॉलिसी। ओके, तो अब इसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे जहां पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को हम लोगों को पढ़ना है। और इसमें 2 ही 3 टॉपिक्स आपके और बचे हुए हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ ही आपके टॉपिक्स होते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, तो वी विल डिस्कस इट। ओके, हाँ गौतम बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हैं। सुहाना मैंने आपकी बात नहीं सुनी, बताओ क्या हुआ। एंटी डंपिंग का मतलब है कि डंप करने से रोकना, एंटी शब्द लग गया ना, डंप करने से रोकना, ठीक है। तो ये किसका काम होता है, GATT का होता है, आगे आपको इसको पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। सुहाना क्या पूछ रही है, स्टार्ट में GNP बता दो मैम, समझ नहीं आ रहा। अरे बाबा रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, GNP बता दे। सुनना, GDP का मतलब होता है कि इंडिया का जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया है उसके अंदर अगर किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, GDP कहते हैं। किसी भी चीज का प्रोडक्शन से मतलब है चाहे वो कंपनी भारत की हो चाहे वो कंपनी बाहर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस किया गया है तो उसे हम GDP के अंदर काउंट करेंगे। GNP का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज इंडिया के अंदर बनाई गई है और इंडिया की कोई कंपनी अगर बाहर किसी देश में भी है और वहां पे भी कोई चीज बनाई गई है तो इसका जो पैसा होता है वो इंडिया अपने साथ में ही जोड़ेगा और उसको GNP के रूप में कैलकुलेट किया जाएगा। बेटा एन लिखा है ना, एन का मतलब क्या है, नेशनल। तो आप GNP को लिख सकते हो GDP प्लस
क्या जो बाहर की कंट्री से पैसा आ रहा है, यानी कि जो एनआरआई से पैसा आ रहा है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, जीएनपी कहते हैं। हाँ, जीएनपी कहते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। अच्छा, अब एक मिनट रुक जाओ जरा, क्वेश्चन टैब भी देख लें। मैम नेक्स्ट बैच कौन सा आएगा बेटा? पॉलिटी आ रहा है, डिवैल्यूएशन रिसेशन मैंने बता दिया है, सारे दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। मनी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मनी की वैल्यू आपको नहीं निकालनी होती है, वो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आईएमएफ निकालता है, वो आप थोड़ी ना कैलकुलेट करोगे। हमारे लिए मनी की वैल्यू निकालने का मतलब कुछ नहीं है, ये सब आरबीआई करेगा हमारे लिए। हमें थोड़ी ना यहाँ पे कोई प्रोसेस बताया जाता है कि आप मनी की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। हाँ, मनी के 4 अलग अलग फेजेस जरूर होते हैं कि भैया ये वाले मनी की वैल्यू ज्यादा है, ये वाले मनी की वैल्यू कम है, वो देखा जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई पैसा है ऐसा जो हमने डिमांड ड्राफ्ट के रूप में सेव करके रखा है, तो वो पैसा क्या है, वो लॉन्ग लास्टिंग है ना, हमको तुरंत तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, उसकी वैल्यू ज्यादा है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। कैसा कंट्री है, मतलब कैसे कैसे सवाल पूछते हो भाई। एलडीसी, एलडीसी में पैसा मिलता है लेकिन फ्री मिलता है, जैसे हम कहते हैं ग्रांट इन एड, मतलब आपको वहां पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता है, ठीक है। ठीक है, हाँ क्विज वाले क्वेश्चन हम कराएंगे, नो इश्यूज। सब्सिडी देती है उसे यूएसए की कंपनी को लॉस क्यों होता है, फुल प्राइस में ही तो सेल करेगी। अरे यूएसए की कंपनी को लॉस इसलिए होता है क्योंकि जब वो इंडिया के अंदर आके बेची जाती है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है ना, हम वो टैक्स ही नहीं लगाने देते हैं। जब टैक्स लगाने नहीं देंगे तो 50 रुपए की चीज 50 रुपए में बिकेगी, ठीक है। सब्सिडी इंडिया की गवर्नमेंट देती है, इसके वही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, बता दिया। ऑब्जर्वर क्या होता है, जो आते हैं बैठते हैं सभा के अंदर, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। सुची बेटा आपके कमेंट तो शो हो रहे हैं। निंजा, बेटा आरसीईपी अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। देखो आरसीईपी का अपना केस है, ठीक है ना। आरसीईपी क्या है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है और खरीदने वाले जो लोग हैं वो कम हो गए, तो कंट्री क्या करती है, उसी वस्तु का जो प्राइस है, उसी गुड का जो प्राइस है, उसको वो डिक्रीज करती है और किसी भी छोटी कंट्री में जाके उसको बेच देती है। आप कहेंगे मैम इंडिया क्या छोटी कंट्री है? अरे यार चाइना के लिए तो इंडिया छोटी कंट्री है ना, समझ में आई बात। बेटा मार्जिनल कॉस्ट स्टार्टिंग में ही तुमको बता दिया, किसी भी चीज को बनाने के टाइम पे जो अलग अलग प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है दैट इज नोन एज मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, पहले ही बता दिया था बेटा स्टार्टिंग में। चले फिर मिला जाए, चलो तो मिलते हैं फिर आप लोगों से 10:30 बजे। रौनक शट अप, चलिए मिलते हैं 10:30 बजे। टिल देन खुश रहो भैया, मुस्कुराते रहो, कुछ खा पी लो, है ना। यूपीएसआई के बैच की टाइमिंग शाम को 4 बजे, समझ में तो हम खुद ही समझा देते हैं आपको, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।